हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर एंड डेंसिटी के बारे में, दाब और घनत्व के बारे में। तो गाइस, आपका बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथ्स एंड नेचुरल साइंस, उसका जो लास्ट यूनिट है उसका टॉपिक है ये प्रेशर एंड डेंसिटी। तो गाइज, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे या यूँ कहे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है। तो गाइज, अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को क्या कहते हैं। तो गाइज, दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर। तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है ये। हम अपने बेसिक कक्षाओं में या जब हम 1 से लेकर 12 तक में थे तो उन कक्षाओं में हम पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, P = होता है F/A, ये सूत्र हम पढ़े थे। तो गाइज, अगर इसी क्षेत्रफल को हम 1 कर देंगे तो P जो है वो F के बराबर हो जाएगा। यानी एकांक क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल को 1 कर दिया जाए तो लगने वाले अभिलंबोत जो बल है इसी को हम P कहते हैं। तब जो बल होता है उसी को हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं, यानी कि दाब बोलते हैं। तो गाइज, आपका ये आंसर सही हो जाएगा, दाब। फिर गाइज, नेक्स्ट है दाब का सूत्र है। तो दाब का सूत्र यही है कि P = F/A, यानी कि A यानी क्षेत्रफल, A का मतलब होता है क्षेत्रफल, F का मतलब होता है फोर्स यानी कि बल, A का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, P का मतलब प्रेशर यानी कि दाब। तो गाइज, एरिया जितना अधिक होगा P उतने कम होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम होगा। तो गाइज, जैसे कि P = F/A है, तो P जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है A के और अनुक्रमानुपाती है F के। अगर हम P को ऐसे लिखें तो P अनुक्रमानुपाती है F के और P व्युत्क्रमानुपाती है A के। 1/A तब लिखा जाता है यहाँ। तो अगर इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई आपस में तो P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा F/A, और इसको नितांक को हटाने के लिए हम कोई नितांक लगा देंगे, जैसे कि K भी लगा सकते हैं। तो गाइस, P = होता है F/A, यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रेशर उतने कम होगा। यहाँ इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल लगा है P व्युत्क्रमानुपाती 1/A, इसका मतलब यही है कि P जितना ज़्यादा होगा A उतना कम लगेगा, P जितना कम रहेगा उतने ज़्यादा A लगेगा। यानी अगर P बढ़ेगा तो A घटेगा, या A बढ़ेगा तो P घटेगा। और ये अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर P बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, और अगर F बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। यानी कि एक दूसरे को ये मतलब एक दूसरे की तरह बढ़ते हैं। जैसे अगर P बढ़ रहा है तो F बढ़ेगा, और इसमें है कि अगर P बढ़ रहा है तो A घट जाएगा, या A घटेगा तो P बढ़ जाएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है। तो गाइस, दाब का मात्रक यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे P = F/A, जैसे जो मात्रक होता है या यूनिट होता है वो फार्मूला के बेस पर होता है, यानी अगर हमें फार्मूला पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बल का मात्रक F का मतलब फोर्स मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और A यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर²। तो यहाँ अपान लगा है, अपान हो जाएगा, यानी P का मात्रक क्या हो जाएगा, N/m²। और गाइज, एक मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, पास्कल, ये भी दाब का ही मात्रक है। तो N/m² या पास्कल, ये दोनों दाब का मात्रक है। तो आपका 5th जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण क्या कहलाता है। तो गाइज, यह कहलाता है वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में दाब के प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो गाइज, पहला है रॉकेट लॉन्चिंग जो है यह क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग। और उसके बाद है सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी होती है। तो गाइज, ये जो है ये दाब का उदाहरण है। जैसे कि अगर हमने आपको सूत्र बताया था P = F/A है, यानी क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम लगेगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा। जैसे कि सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी क्यों होती है, क्योंकि जो छुरी होती है उसका क्षेत्रफल कम होता है, तब दाब अधिक लगता है तो सेब आसानी से कट जाता है। फिर गाइस, नेक्स्ट है इसमें दफ्ती में नुकीली पेन से छेद करना आसान। दफ्ती में नुकीली पेन का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, वो कम होता है। तो अगर वो कम रहेगा तो दाब
अधिक लगेगा, और जब दाब अधिक लगेगा तो छेद हो जाएगा। तो गाइज आप अपने दैनिक जीवन में इसे करके भी देख सकते हैं कि जो चीज़ पतली है, जैसे कि अगर इसमें छुरी क्यों नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है पैनी छुरी, यानी कि शार्पनेस उसमें रहे। तो अगर वो उसका क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा, जब दाब अधिक लगेगा तो सेब कट जाएगा। और वैसे सेकंड इसमें है दफ्ती में नुकीली पेन से छेद करना। अगर दफ्ती में हम छेद कर रहे हैं वो भी नुकीली पेन से, यानी कि वो बहुत शार्पनेस है, बहुत पतली है, यानी क्षेत्रफल बहुत कम है, तो दाब अधिक लगेगा तो छेद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो पगड़ी रखकर अपने सिर का क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं, और अगर क्षेत्रफल उनके सिर का जब बढ़ जाएगा तो जो दाब है वो दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो उनके सिर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो गाइस वायुमंडलीय दाब को संक्षिप्त में कहते हैं वायु दाब। वायुमंडलीय दाब को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? वायु दाब। नेक्स्ट है वायुदाब का सूत्र है। तो गाइस वायुदाब का सूत्र है वायुदाब इज इक्वल टू वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल, जिसमें भार जो है भार का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्षेत्रफल जो है मीटर में मापा जाएगा, और वायु स्तंभ का जो भार है वो न्यूटन में मापा जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर वायुदाब का मात्रक पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो गाइस ये सही है। फिर नेक्स्ट है तो वायुदाब का भार इज इक्वल टू वायु स्तंभ का भार इज इक्वल टू वायुदाब गुणे क्षेत्रफल, यानी इसी को परिवर्तित करके लिख दिया गया है, इतना इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करके। तो गाइज ये भी सही है, ये भी सही, यानी बोथ आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के कितने सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है? तो गाइज ये 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट है समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गाइस समुद्र तल से अगर उसकी हाइट जो बदली जाएगी तो दाब जो है परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तो गाइस नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है, यानी 1800 मीटर है। फिर गाइस नेक्स्ट है वायुदाब का उपयोग किस में किया जाता है? साइकिल पंप, फुटबॉल पंप, जल पंप, यानी उपयुक्त सभी तीनों में किया जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के यानी वॉल्यूम के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो गाइस ईंट पर लगने वाले बल को, जो ईंट पर ऊपर से लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। गाइस उत्प्लावन बल से रिलेटेड है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत का मतलब डिफिनीशन दिया रहेगा, तो आपसे पूछ सकता है कि यह किस सिद्धांत से आधारित है, या उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप बता सकते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसको भी देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज है क्या। तो गाइस जब कोई वस्तु किसी द्रव में, द्रव यानी लिक्विड चीज़ जैसे पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो गाइज यही जो आप पढ़े हैं जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी ईंट को पानी में, जैसे कि ईंट ही नहीं, अगर कोई भी एग्जाम्पल के स्वरूप हम लेते हैं, जैसे कोई हम पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ जब पत्थर फेंकते हैं तो जो पानी उसके द्वारा विस्थापित होता है वो उस पर जो नीचे से बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, और जो विस्थापित करने की ये सब प्रक्रिया है उसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। और गाइज वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वो उसकी आकृति यानी शेप एवं आकार पर निर्भर करती है। आकृति एवं आकार पर निर्भर करती है उत्प्लावन बल, यानी जितनी भारी वस्तु रहेगी पानी उतने ज़्यादा विस्थापित होगा, जितने कम भारी वस्तु रहेगी उतने कम पानी विस्थापित होगा। और गाइज जो वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल होता है वो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जो ऊपर बल लगता है, अगर कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह उतना पानी जो विस्थापित करती है एक बल के कारण करती है, और जितना भार रहता है उतने बल रहता है। यानी कि जितने भारी वस्तु रहती है उसको ऊपर उठाने में बल भी उतने लगता है, उत्प्लावन बल भी उतने काम करता है। यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं, वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। फिर गाइस नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो गाइस द्रव्यमान
और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व यानी कि डेंसिटी कहते हैं, m/v। तो गाइस घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो गाइस घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं इसका मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg यानी किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा घनत्व यानी डेंसिटी का kg पर मीटर क्यूब। तो गाइज इस तरीके से घनत्व का मात्रक होगा kg पर मीटर क्यूब। तो गाइज मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।